हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यार्थी अपडेट। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पे पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी पढ़ाया जाता है। तो आज हम एक और नए सिलेबस के साथ स्टार्ट करते हैं, जो है बीए एलएलबी। जिनके पास हिस्ट्री है और उसका चैप्टर 1 फर्स्ट सेमेस्टर का आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स बीए एलएलबी कर रहे हैं, उनके पास पहले ही अपने इतने लॉ के सब्जेक्ट होते हैं जिनको पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता। तो हिस्ट्री के लिए मैं उनके लिए बस ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो, अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो जस्ट एक वीडियो देख ले, जिससे उनका चैप्टर, मतलब उनको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो से ही उनका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और जिससे वो उनको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये जो आज हम बीए एलएलबी का सेमेस्टर 1 का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, हिस्ट्री का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर है, एशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मतलब इस चैप्टर में जो हमारा पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि व्हाट इज़ हिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हिस्ट्री मतलब ही इसके नाम से ही मतलब हमें शो हो रहा है कि ये इसका मतलब है कि पास्ट। तो पास्ट से रिलेटेड चीज़ें, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो आपने 1 नंबर के क्वेश्चन में आप ये लिख सकते हो, हिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ ओल्ड एंड पास्ट एंड इट आल्सो टेल्स अस अबाउट लाइक व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हमें पता हो कि हमारे पास्ट में क्या हुआ। आज हम जो इतने वेल डेवलप रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे यूज़ किया, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो कैसे यूज़ हो रही है, मतलब एक कब से लेके कब तक शुरू हुई। तो बेसिकली जो इंडियन हिस्ट्री है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लाइक एशियंट, मिडेवल और ब्रिटिश, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप इनको अगर ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। कि हिंदू का जो पीरियड था, आपको पता ही है, शुरू में जो जितने हमारे जो राजाज वगैरह थे वो सारे हिंदू थे। मतलब इनका जो पीरियड था, लाइक जो गुप्ता एम्पायर था, जो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल था, और जो एक गोल्डन पीरियड ऑफ एज कह सकते हैं चंद्रगुप्त का, गुप्ता एज जिसको कहते हैं। तो उनसे लेकर आज तक, मतलब 700 समथिंग तक जो हमारा हिंदू राज रहा। उसके बाद हमारा मुस्लिम शुरू हुआ, जो अरब इन्वेंशन आए थे, जो टर्किश वगैरह थे, तो इनका भी आपको पता है मुग़ल काल तक चला। उसके बाद हमारा ब्रिटिश आए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू इंडिया में आए थे। तो हम इन ऐसे भी कह सकते हैं एशियन, मिडेवल, मॉडर्न हिस्ट्री, या हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश हिस्ट्री। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में हमारी हिस्ट्री डिवाइड है। तो बेसिकली जो हम हिस्ट्री में जो, मतलब आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो हम हिस्ट्री के बारे में पता कैसे करते हैं। तो जो हमारे, आपने सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसमें हमें बहुत सारी अनेकों चीज़ें मिली है, जिससे हम उसकी एज पता कर सकते हैं कि वो कितना पुराना है। जो एक कार्बन डेटिंग मेथड आता है, और उससे हम उसके बारे में जान सकते हैं कि उस टाइम के लोग उस चीज़ को कैसे यूज़ करते थे। तो ऐसे ही जैसे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लाइक जैसे हम, आप सुना होगा मनुस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शन होगा। मनुस्क्रिप्ट मतलब जो हमारी बुक्स वगैरह हैं ओल्ड, इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे लिखे हुए जो निशान वगैरह होते हैं, या जो हमारे कॉइन्स वगैरह जो राजा महाराजाओं ने उस टाइम पब्लिश किए थे। तो ये सब चीज़ें, मतलब का इनका इन्वेंशन करके, उनके बारे में जान के हम हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। जो हमारे जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो ऐसे ही चीज़ों को मतलब खुदाई करके या कैसे भी तरीके से निकाल के उसके बारे में पता करते हैं। तो वो उनके रिसर्च में ज़्यादा काम आता है। तो आप बस नॉर्मल आपने इतना लिखना है कि हिस्ट्री इज़ अ मीनिंग, हिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ ओल्ड एंड पास्ट। तो आप आगे अपनी तरफ से जो भी आपको अच्छा लगता है आप इस लाइन में लिख सकते हैं। हिस्ट्री का मतलब एक प्रॉपर मीनिंग आपको डिफाइन करना है। तो जैसे आपको पता है 3 पीरियड ऑफ हिस्ट्री है, जिसमें एशियन, मिडिवल, मॉडर्न है। तो आप लिख सकते हैं। और जो हम हिस्ट्री में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टेट्स कैसे क्रिएट हुई, मतलब स्मॉल स्टेट्स थी, उसके बाद जनपद आ गए, फिर महाजनपद आ गए, ऐसे ही हमारे 16 महाजनपद थे। तो ये सब चीज़ें भी हम पढ़ते हैं। और हिस्ट्री का हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज चीज़ों का पता लगे। ठीक है दोस्तों। तो इसी से रिलेटेड अब हम, मीनिंग हो गया ये हिस्ट्री का, उसके बाद हम इम्पोर्टेंस करेंगे हिस्ट्री की। और जो आपका पेपर आएगा उसमें यही एक लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन तो ये हो गया, व्हाट इज़ हिस्ट्री।
एंड डिफाइन इट्स इम्पोर्टेंस। ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं या लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं कि डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। तो ऐसे आपने पहले मीनिंग ज़रूर देना है हिस्ट्री का। उसके बाद जो है आपने पॉइंट वाइज अपने पॉइंट रखने हैं, इम्पोर्टेंस क्या है हिस्ट्री का जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर द इंडियन द स्टडी ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल फॉर द वेरियस रीजंस। मतलब जो हमारी हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट और इसेंशियल है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि इट टेल्स अस अबाउट आवर एंसेस्टर एंड टैप द वेरियस सोर्सेज ऑफ नेचर एंड बिल्ड देयर होम्स एंड टुक टू द फार्मिंग एंड कैटल ब्रीडिंग एंड एक्वायरिंग सॉइल इन स्पिनिंग्स। मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो हमारे मतलब उस टाइम के लोग थे जिन्होंने वेरियस मतलब अलग अलग तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया। मतलब उस टाइम उन्होंने फार्मिंग करी, गाय पाली, मतलब ऐसे उनका गुजारा हुआ। तो ऐसा ही, और इट स्टार्टेड शेपिंग देयर रिलीजन एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड दे डेवलप देयर सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। मतलब उन्होंने धीरे धीरे उनके आइडियाज़ भी डेवलप हुए, उन्होंने अपना खुद का सोशल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बनाया। मतलब कि सोशल आइडियाज़, इकोनॉमिक आइडियाज़, मतलब ऐसे ऐसे करते ये आगे बढ़ते गए। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट आवर एंसेस्टर डेवलप देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड फाइन आर्ट्स। द स्टडी ऑफ वेल डेवलप्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन सिविलाइजेशन इंस्पायर्ड विद द सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन फॉर आवर ग्लोरियस पास्ट। तो बेसिकली इसका मतलब ये कि जो हमारे एंसेस्टर थे, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और फाइन आर्ट्स को डेवलप किया। और जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं वो हमारा जो है मेन मतलब पार्ट है एक इंडियन हिस्ट्री का। जो आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन एक मॉडर्न टाइप ऑफ सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं, जो मतलब आज की तरह था बिल्कुल। तो उसको पढ़ के भी हम चेक कर सकते हैं कि हिस्ट्री हमारे लिए की इम्पोर्टेंस है, कैसे उन लोगों को उस टाइम मतलब इतनी रहने की मतलब अलग अलग तरीक़ों का पता लगा कि हमें ऐसे रहना है। उन्होंने वेल डेवलप सोसाइटी डेवलप करी और मतलब अलग अलग मतलब गलियाँ बनाई, मतलब वेल डेवलप मतलब एक घर कह सकते हैं, जो उस टाइम उन्होंने उन तरीक़ों का इस्तेमाल किया अपने सोसाइटीज़ को डेवलप करने में। दूसरा ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक आर्यन सिविलाइजेशन, इन दोनों को पढ़ के हमें पता लगता है कि हमारी हिस्ट्री कितनी मतलब इम्पोर्टेंस रखती है उस टाइम की। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन हिस्ट्री डेट रिप्रेजेंट थ्रू आउट द अनइंटरप्टेड ग्रोथ। मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन हिस्ट्री जो है मतलब कॉन्टीन्यूसली डेवलप करती गई, मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन। It is because the ancient and yet active that we can best appreciate for her history, both the success and failure of past for guidance as to present future in process of history continue। मतलब इसमें है कि कई हमने पढ़ा हुआ है कि एशियंट एंड yet active that we can best appreciate in her history and success and failure। मतलब जो कई राजा या मतलब कई लड़ाइयाँ हुई जिसमें उनको सक्सेस भी मिली, कहीं उसमें फेलियर, मतलब हम दोनों चीज़ों से सीख सकते हैं कि उनको सक्सेस कैसे मिली और वो जो फेल हुए उसका क्या करना था। तो उससे हम सीख सकते हैं कि हमें वो चीज़ नहीं करनी है। तो मतलब ये हिस्ट्री इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें है मटेरियल प्रोग्रेस। मटेरियल मतलब कि अलग अलग चीज़ें कैसे डेवलप हुई। जैसे आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस टाइम कॉपर यूज़ किया करते थे, उस टाइम आयरन वगैरह नहीं था। तो ऐसे हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो उन्होंने मतलब जो स्टोन्स के टूल्स बनाने शुरू करे, हथियार वगैरह बनाने शुरू करे। तो ऐसे करते करते आगे जैसे जैसे उनका माइंड डेवलप हुआ, उन्होंने मेटल्स के भी वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। तो आप मटेरियल प्रोग्रेस में ये लिख सकते हैं पहले जो है एशियंट मतलब इंडियन हिस्ट्री के जो लोग थे वो एशियंट टाइम में स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। जैसे जैसे उनका माइंड डेवलप हुआ उन्होंने मेटल्स के टूल्स बनाने, वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। In the art of making tools and weapons of metal, they start using plough for iron blades of then of stone blades। मतलब पहले आपको पता है कि जो हमारे खेतों की जुताई के लिए हम स्टोन्स के वो हल यूज़ करते हैं, उसके बाद इन्होंने खुद के लोहों के बना के यूज़ करने शुरू कर दिए। यूज़ ऑफ आयरन फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन वॉज मटेरियली रिवोल्यूशनरी चेंज। मतलब जो आयरन का जो मतलब वो था कहते यूज़ करना एक मतलब एक तरह हिस्ट्री में रेवोल्यूशन लेके आए। तो क्योंकि अगर उन्होंने एक चीज़ बनाई तो ऐसे करते करते उनका दिमाग आगे जैसे चलेगा वो बहुत सारी चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद आफ्टर दे स्टार्टिंग बेकिंग ब्रिक्स एंड earthenwares in the fire and starting building house and drained with the baked bricks।
और धीरे धीरे उन्होंने मतलब ईंटों को भी बनाना शुरू किया। फिर मतलब पकी हुई ईंटें जो आप उस टाइम यूज़ की गई हुई घर बनाने के लिए जिनका यूज़ हुआ। और इट इज़ अ फाइनल एग्जांपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेजुअली द ग्रोथ ऑफ विलेज एंड टाउन स्टार्टिंग। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट था कि ऐसे ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुई एंड टाउन्स मतलब जो बनने स्टार्ट हुए। तो मतलब आप इस पॉइंट में बस आपने इतना लिखना है कि पहले उन्होंने स्टोन्स के टूल्स यूज़ करते थे, उस धीरे धीरे उन्होंने मेटल के टूल यूज़ करने के शुरू कर दिए। उसके बाद वो स्टोन्स के प्लो यूज़ करते, उसके बाद उन्होंने आयरन के मतलब जो प्लो है यूज़ करना शुरू कर दिया। मतलब जितने भी उन्होंने नए नए टाइप के टूल बनाने शुरू कर दिए। तो ऐसे जैसे उसके बाद उन टूल्स का वो वॉर में यूज़ करने लग गए। तो मतलब आप इस पॉइंट में ये इतना कुछ लिख सकते हो। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज। मतलब जैसे जैसे हमारे हिस्ट्री शुरू हुआ एशियंट से लेके मॉडर्न तक, उस टाइम पर जैसे जब हमारा मतलब एशियंट इंडियन हिस्ट्री में उस टाइम संस्कृति यूज़ हुई। उसके बाद जैसे जैसे आप देखोगे कि जब मुस्लिमों का राज आया उस टाइम अरब या उर्दू या पर्शियन यूज़ होने लगी। उसके बाद जैसे अंग्रेज़ आए उसके बाद हमने इंग्लिश यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इसमें यह है कि ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज मतलब जैसे जैसे इंडियन हिस्ट्री बढ़ती गई वैसे वैसे लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता गया। तो वैसे इसमें वही बताया नो नेशन कैन बी कॉल्ड सिविलाइजेशन अनलेस इट इज़ पोजेस्ड बाय इट्स ओन लैंग्वेज। मतलब कोई भी जो नेशन है वो खुद में सिविलाइज नहीं होगा, मतलब खुद में तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी खुद की एक लैंग्वेज नहीं होगी। इसके लैंग्वेज के साथ स्क्रिप्ट और रिच लिटरेचर, मतलब लिटरेचर में अगर वो अच्छा ना हो तो द स्टोरी ऑफ ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज स्टार्टेड इन एंशिएंट टाइम्स। द संस्कृत वॉज द मेन लैंग्वेज ऑफ वैदिक पीरियड। देख सकते हैं आप आर्यन सून सेवरल रीजनल लैंग्वेज डेवलप। मतलब संस्कृत जो थी वो थी मेन लैंग्वेज थी वैदिक पीरियड में। उसके बाद जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होती गई तो हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजरात, मराठी सब डेवलप हुई। उसके बाद साउथ अब हम देख सकते हैं जो साउथ के जो वो थे मतलब मेन रूलर चेरा, चोला, पांड्या। उस टाइम साउथ में जो लैंग्वेज डेवलप हुई वो है तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो ऐसे ही ये सारी लैंग्वेज डेवलप होती गई इंडियाज़ में। द आर्यंस डिड नॉट नो द मेथड ऑफ राइटिंग बट लेटर ऑन दे डेवलप देवनागरी स्क्रिप्ट। जो आर्यंस हमारे मतलब आए थे इंडिया में उनको ये मतलब खुद उनको राइटिंग का नहीं पता था कि कैसे लिखने, उन्होंने खुद की एक देवनागरी स्क्रिप्ट डेवलप करी। ब्राह्मी एंड खरगोष्ठी वर द वॉग्यो इन एशियंट इंडिया। ब्राह्मणी और खरगोष्ठी मतलब एक तरह की स्क्रिप्ट है, वो उस टाइम प्रचलन में थी, मतलब वो ज़्यादा यूज़ होती थी। दे स्क्रिप्ट वर यूज इन अशोका पिलर्स। मतलब अशोका के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब भी। तो अशोका एक महान रूलर थे और ये मतलब उनके पिलर्स में मतलब जो भी उनके वचन वगैरह जो किसी पिलर के ऊपर लिखे गए हैं उसमें ऐसी लैंग्वेज यूज़ की हुई है। द इंडस वैली पीपल हैड pictographic script and yet it has not been deciphered. The highly quality literature of ancient times be available in Sanskrit and South Indian language। मतलब जो उस टाइम के हाईली क्वालिटी लिटरेचर की जो बुक थी वो संस्कृत और साउथ इंडियन लैंग्वेज में रखी हुई है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। बेसिकली आप इसमें आप लिख सकते हैं कि लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, साउथ इंडिया में कौन सी लैंग्वेज थी पहले पुराने टाइम में जो हम वैदिक टाइम में हम संस्कृत का यूज़ करते थे। उसके बाद जो आर्यंस है उसके बाद साउथ इंडिया में ये लैंग्वेज डेवलप हुई तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। तो ऐसे ही आप ये पॉइंट सारा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया, आप अपने तरीके से आप इसमें अपने लाइंस लिख सकते हैं। बेसिक जो मेन मतलब है वो मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है न्यूमरियस रेसिस। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है न्यूमरियस रेसिस। इंडिया इज़ अ कॉग्लुमिनेशन ऑफ सेवरल रेसिस एंड कास्ट वेरियस रेसिस सच एज नेग्रोल्ड, प्रोटो-ऑस्ट्रियन, द्रविड़ा, मोगल्स, नार्डिक, आर्यंस, ग्रीक्स, शाका कुषाण, द हंस, द अरब्स एंड टर्क इनहेबिटेड एंशिएंट इंडिया। मतलब ये जो है ये बेसिकली एक तरह पे अलग अलग टाइप के रूलर हैं, मतलब जिन्होंने आके अपनी मतलब अपना रूल यहाँ पे लागू किया। मतलब एक तरह से अलग अलग डेंसिटी है। तो हम रेसिस मतलब ये होता है कि अलग अलग टाइप के जो लोग इंडिया में आए। तो ये आप ये चेक कर सकते हैं कि अलग अलग टाइप के जो लोग इंडिया में आए उन्होंने बाद में अपना रूल स्थापित किया। उसके बाद द स्पेशल इंडियन कल्चर इज these races have intermingled with each other and such a way that no Indian can say with the confidence that he belong to a particular race। मतलब ये जो अलग अलग डेंसिटी थी लाइक जैसे जितने भी रूलर्स थे इनका एक आपस में एक इंटरलिंक्ड थे। तो मतलब हम इनको देख के ये नहीं कह सकते कि ये किसी पर्टिकुलर रेस से ही डेवलप मतलब
क्योंकि उनका कल्चर सबका अलग था, मतलब अलग रहन सहन अलग था। तो हमें ये डिसाइड नहीं कर सकते किस रेस से डेवलप करते हैं। दिस वेरियस रेसेस हैव कम्प्लीटली पेसिमिस्टेड विद इंडियन कल्चर, assimilated with Indian culture. They have lost their individual identity, intercaste marriage and land to rich caste system. मतलब जैसे जैसे वो आए वो इंडियन कल्चर में इतना मतलब वो हो गए, मतलब सम्मिलित हो गए कि वो अपना सब कुछ भूल गए। मतलब कि उनकी आइडेंटिटी क्या थी, उनका कास्ट क्या, मतलब उन्होंने आके यहाँ पे वही सारी चीज़ें अपना ली जो इंडिया में उस टाइम चल रही थी। तो ऐसे हमारे 3 पॉइंट कवर हुए। नेक्स्ट 4th पॉइंट है। तो हमारा 4th पॉइंट था ग्रोथ ऑफ इंडियन रिलीजन। तो जैसा कि आप सबको पता है एशियन इंडिया में रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे वैदिक पीरियड में हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड है। जैसे जो इंडस वैली पीपल के लोग थे वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा स्टार्टेड इन लेटर एज। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन मदर गॉडेस की पूजा करते थे और लॉर्ड शिवा के जो लेटर वैदिक एज में पूजा करते थे। आर्शियन वर्शिप वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। दे हैड परमानेंट गॉड, मतलब आर्यंस के जो अपने खुद के मतलब भगवान होते थे। जैसे इंद्र, वरुण, सूर्य और अग्नि आर स्टिल वर्शिप इन द होल ऑफ इंडिया। मतलब पूरे इंडिया में अभी भी ये सारी मतलब भगवान जो हम पूजे जाते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम होता गया, सेवरल एल्स हैड क्रेप्ट इनटू वैदिक रिलीजन। मतलब बहुत सारे मतलब अब धीरे धीरे इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। एंड और जैसे जैसे हमारे रिलीजन में मतलब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हमारे जो मेन दो जो थे वो लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीर स्टार्टेड रिफॉर्म्स मूवमेंट। मतलब जैसे जैसे हमारी कृतियाँ आने लगी, मतलब प्रॉब्लम्स आने लगी, तो उन्होंने इनको सुधार के लिए उन्होंने अपने धर्म चलाए, लाइक लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा। बुद्धिज़्म मेड बुद्धिज़्म मेड इनरोड इनटू सेवरल नेबरिंग कंट्रीज। मतलब इनका जो प्रचार था वो दूसरे मतलब कंट्रीज़ में भी हुआ। अहिंसा नॉन वायलेंस द मेन कंसेप्ट ऑफ दिस रिलीजन बिकम अ इन्फेंट्री आइडियल ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब अहिंसा जो थी वो मेन मतलब इनका कंसेप्ट था कि मतलब कोई भी हिंसा नहीं करनी, सिर्फ अहिंसा से ही सब कुछ पाना है। लॉर्ड कृष्णा गॉस्पेल ऑफ द ग्रीक्स, ये पॉइंट पढ़ते हैं हम। दिस प्रिंसिपल फॉर्म द बेसिस ऑफ हिल्स रिलीजन एंड सब्सिक्वेंट एज। मतलब फ्रॉम द स्टडी ऑफ इंडियन एशियंट हिस्ट्री वी कम टू नो अबाउट द ड्यूलिज्म, नॉन ड्यूलिज्म और मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी ऑफ आजीविका 3 सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म। मतलब उस टाइम 3 सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म डेवलप हुई, हिनाया, महानाया और वज्रनाया। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुद्धिज़्म के। और 2 सेक्ट ऑफ जैनिज़्म, श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो मतलब इसमें ये लिख सकते हैं आप कि एशियन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मदर गॉडेस को की पूजा करते थे, उसके बाद लेटर वैदिक में लॉर्ड शिवा के, और जैसे जैसे आर्यंस है उनके बाद इंद्रा, वरुण, अग्नि की पूजा होने लगी। तो उसके बाद जैसे ये सब बढ़ता गया तो रिलीजन में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे। तो उन्हीं को सुधार करने के लिए मतलब जो हमारे दो मेन वो थे लॉर्ड महावीरा और लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने इसमें रिफॉर्म्स करने की सोची। तो उन्हीं के जो मेन 3 सेक्ट्स थे बुद्धिस्ट के, हिनाया, महानाया और वज्रनाया। और जैनिज्म के थे श्वेतांबर एंड दिगंबर। तो हमारा जो 5th पॉइंट है वो पीक्युलियर टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर डेवलप हुए। लाइक हम कह सकते हैं कि वर्ना सिस्टम डेवलप हुआ, कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ। द फॉरनर हु केम टू इंडिया शिट वर एब्जॉर्ब्ड इन कास्ट और अदर। मतलब जो फॉरनर्स आए थे उन्होंने डेवलप मतलब ये सोचा कि इंडिया में कास्ट सिस्टम जो ज़्यादा प्रेवलेंट है, मतलब ज़्यादा चलता है। कास्ट सिस्टम अफेक्टेड इवन द क्रिश्चियनिटी एंड मुस्लिम। मतलब मुस्लिमों और क्रिश्चियन को भी इफेक्ट किया इन्होंने। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये अलग अलग वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ। उसके बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम भी मतलब एक प्रचलन में आया था। वुमेन एंजॉयड रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द सोशल सर्विस लाइक चाइल्ड मैरिज। और वुमेन जो है मतलब उनको रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी जाती। तो उस टाइम चाइल्ड मैरिज हो गया, तो पॉलीगैमी और सती सिस्टम ज़्यादा, और पर्दा सिस्टम विच क्रैप्ट इनटू सोशल लेटर ऑन। मतलब ये सब चीज़ें जो थी बाद में मतलब एक प्रॉब्लम का कारण बनी। जैसे चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, जिसने मतलब सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्ट किया। वर नॉट इन द प्रैक्टिस इन द एशियंट पीरियड। मतलब उस टाइम नहीं थी। फिर जैसे जैसे वो डेवलप हुई उसके बाद आप हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड में ये सब नहीं था। जैसे जैसे आगे हुआ तो ये सब चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। जैसे सती सिस्टम शुरू हो गया था, जिसको हम सती माता के नाम से भी जानते थे। तो इसमें क्या होता था, सच सिस्टम ये है कि लाइक जैसे किसी का मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई तो
उसके साथ उसकी मतलब पत्नी को भी जला दिया जाता था। तो मतलब ये इस टाइप का सिस्टम भी डेवलप हुआ था एक टाइम पे। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि पीकुलर टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर मीन्स अलग अलग टाइप के वर्ना सिस्टम का सिस्टम डेवलप हुआ और जैसे जैसे ये बढ़ता गया तो जो उस टाइम क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम थी वो भी इस कास्ट सिस्टम से अफेक्ट होने लगे। उसके बाद हम वुमेन की जो रिस्पेक्टेबल पोजीशन दी जाती थी, बट उसके बाद जैसे जैसे ये सब चीज़ें शुरू होनी हो गई, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम। उसका जो हमारा 6th पॉइंट है वो ग्रोथ ऑफ डिफरेंट आर्ट है। द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फाइन आर्ट्स सच एज स्कल्पचर, पोएट्री, पेंटिंग, आर्किटेक्ट एंड म्यूजिक। मॉडर्न इंडियन आर्ट द स्पिरिट ऑफ एशियंट इंडियन। मतलब डिफरेंट आर्ट्स हम चेक कर सकते हैं कैसे डेवलप हुआ। जैसे इंडस वाली सिविलाइजेशन में जो मटका मतलब पॉटरी बनाने की कला थी, जिसमें रेड और ब्लैक पेंट यूज़ किया जाता था। उसके बाद द आर्ट स्पेसिफिक मैन ऑफ द मौर्यंस, कुषाण एंड गुप्तास एंड द साउथ इंडियन डायनेस्टी, द चालुक्य एंड पल्लवा, द चोलास, राष्ट्रकूटा अवेलेबल इन टुडे। इवन टेल्स अस अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ इंडियन ग्रीक्स एंड गंधारा आर्ट। मतलब जो कुषाण गंधारा आर्ट जो है वो तो हमारा जो है 6 पॉइंट है ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। मतलब 2 टाइप के इंस्टीट्यूशन डेवलप हुई, मोनार्कल एंड रिपब्लिक। मोनार्कल जो थी इवन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड देयर वर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट सभा एंड समिति विच पुट चेक ओवर द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द किंग। मतलब वो पावर और अथॉरिटीज़ की चेक करती थी, मतलब सभा और समिति के थ्रू। और उसके बाद जो है फ्यू रिपब्लिकन स्टेट्स डेवलप हुई उस टाइम ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड लाइक माला, वाजे, शाक्यास, कपिलवस्तु, लिच्छवीज ऑफ वैशाली, कॉले ऑफ रामग्रेन्स, मौर्यास। मतलब तो हम चेक कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कैसे डेवलप हुई। पहले सभा समिति, उसके बाद ये अलग अलग टाइप के बुद्धिस्ट पीरियड में जो डेवलप हुए, जैसे माला, वाजी, शाक्यास और लिच्छवीज ऑफ वैशाली, कॉलियंस, मौर्यास ऑफ पिपलावाना। तो ये हमारे कुछ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे। तो हमारा 6 पॉइंट कंप्लीट हुआ, सॉरी 7th। तो जो हमारा 8th पॉइंट है वो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मतलब जो एशियन टाइम्स से लेकर अब तक का क्या चेंज आया ट्रेड में, मतलब उस टाइम अभी भी हम चेक कर सकते हैं। लाइक द स्टडी ऑफ एशियंट इंडियन हिस्ट्री इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टेल्स अस अबाउट द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। कंटेम्प्रेरी पीरियड एग्रीकल्चर एंड कैटल ब्रीडिंग वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल। मतलब उस टाइम भी यही चीज़ें थी और आज तक स्टिल अभी तक देश के आज़ाद होने के बाद भी मतलब एग्रीकल्चर जो मेन ऑक्यूपेशन है। इवन टुडे इज़ द मेन ऑक्यूपेशन एंड मेन्स ऑफ लाइवलीहुड मोस्ट ऑफ द इंडियंस इन एशियन टाइम्स ऑफ द पीपल हैड एक्वायर्ड द स्किल्स ऑफ सेरिकल्चर, वुलन एंड कॉटन इंडस्ट्री। मतलब सेरिकल्चर होता है जो मधुमक्खी पालन हो गया, वुलन एंड कॉटन इंडस्ट्री जैसे जैसे से डेवलप हुई। दे हैड लर्नड द आर्ट ऑफ मेटलर्जी, आइवरी, वुड, लेदर इंडस्ट्री एंड ज्वेलरी। इंडियन गुड्स वर इन द ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज। तो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हुई तो ज्वेलरी की डिमांड या जो भी इंडियन गुड्स बनाए जाते थे उनकी फ़ॉरेन में बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। द फॉरेन ट्रेड वाज अ कैरिड ऑन थ्रू सी एंड लैंड रूट्स। मतलब उस टाइम जो है फॉरेन मतलब जितने भी ट्रेड्स होते थे फॉरेन के साथ वो सी या लैंड रूट से ही होती थी। तो हमारा जो 9th पॉइंट है वह क्लासिकल लिटरेचर। द एशियंट इंडियन कंपोज अ लिटरेचर ऑफ हाई क्वालिटी एंड इट इज़ a source of inspiration for us even today. A few of these works are the four Vedas. मतलब जो क्लासिकल लिटरेचर थी वो हमारी जो इम्पोर्टेंट थी वह उपनिषदा, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ब्राह्मण, कौटिल्य, अर्थशास्त्र। मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स थी ना आप वो इसमें लिख सकते हो कि हमारे जो क्लासिकल लिटरेचर थे वो कौन कौन सी थी। तो ये सारे हमारे पॉइंट है। अब मेन 4 लिख सकते हो, उपनिषद, रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, इंडिका जो मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। उसके बाद कालिदास के ग्रेट वर्क शकुंतला, मालवाकनी, मित्रान। बस इतने आप इनफ लिख सकते हो, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ये हमारे जो क्लासिकल लिटरेचर थे एशियंट इंडिया के। उसके बाद 10th पॉइंट है हमारा इंडियन कल्चर अब्रॉड। द एशियंट इंडियन कन्फाइन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल एक्टिविटी नॉट ओनली इंडियन बाउंड्री बट also in foreign countries.
विद द एफर्ट ऑफ किंग अशोका, मतलब जो अशोका था, कनिष्का था एंड हर्षवर्धन, इन्होंने अपने धर्म का जो है बहुत दूर दूर तक प्रचार करवाया। मतलब जो भी इनके विचार थे उन्होंने अपने लोगों के थ्रू बहुत दूर तक इनको फैलाया। मतलब वहाँ के फिर फॉरेन के लोगों ने भी इनका इंडियन कल्चर मतलब अपनाना शुरू किया। द इंडियन सेटअप देयर कॉलोनीज इन श्रीलंका, मतलब इन्होंने अपना कॉलोनी बनाया श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, चंपा में। दे लेफ्ट डीप इम्पैक्ट मतलब अपॉन द लिटरेचर, रिलीजन, लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्रीज। मतलब जो इनकी कॉलोनीज थी वहाँ पे लोग रहने शुरू हुए, वहाँ पे इन्होंने इंडियन कल्चर की मतलब इम्पोर्टेंस दिखाई, तो इसका जो डीप इम्पैक्ट पड़ा फॉरेन कंट्रीज़ पे। द स्टिल वन कैन फाइंड द इंडियन आर्ट एंड विच कैन नेवर बी अफेक्टेड। तो मतलब ये हमारे जो है 10 पॉइंट थे। आप इसमें मतलब जो भी आपको बेटर पॉइंट लगे आप उसमें बना के इनको लिख सकते हैं। व्हाट इज़ हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ये क्वेश्चन ही बनेगा और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इस चैप्टर में से। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये 10 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कराए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर जो भी इसके आगे जो भी आपको पॉइंट आपकी बुक में होगा, अगर आपको जो भी पॉइंट ईजी लगे आप वो बना के कर सकते हो। तो सो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए ताकि हर नई नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।